अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 18 यूनिट नंबर 9 का, और जो चैप्टर नंबर जो है आपके फ्रॉम 9th फिज़िक्स का, वो तो है यूनिट नंबर 9, लेकिन जो चैप्टर नेम है वो है ट्रांसफ़र ऑफ हीट। कि हीट जो है वो किस तरह ट्रांसफ़र होती है और किस प्रोसेस के थ्रू की जा रही होती है, वो सारे प्रोसेस हमने पढ़ने थे। सबसे पहले तो हमने हीट को डिस्कस कर लिया था, हीट की डेफिनेशन को और हीट के सोर्सेज को, हीट जो है वो आगे कैसे ट्रांसफ़र हो रही होती है, और इसी तरीके से हमने कंडक्शन, कन्वेक्शन, इन सब को हमने डिस्कस कर लिया था। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेडिएशन से अकॉर्डिंग के रेडिएशंस को हमने डिस्कस करना है, टाइप्स ऑफ रेडिएशंस डिस्कस करनी है, इफेक्ट्स ऑफ द रेडिएशंस डिस्कस करना है, और इसके अलावा इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशंस, इन सब को हम क्या करना है, डिटेल में डिस्कस करना है। मैंने आपसे जो कंडक्शन था, कन्वेक्शन था, इनको सेपरेटली इसलिए डिस्कस कर लिया था, रेडिएशंस को इन टॉपिक के साथ इसलिए अटैच नहीं किया क्योंकि रेडिएशंस ना सिर्फ ये एक छोटा सा टॉपिक है, आपकी बुक में जस्ट एक पेज का है, लेकिन इससे अकॉर्डिंग यानी कि रेडिएशंस के साथ बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो रेडिएशंस से मुंसलिक हैं, जो रेडिएशंस को शो कर रहे होते हैं। रेडिएशंस के हवाले से मैंने आपसे डिस्कस करने थे, ताकि रेडिएशंस के हवाले से आपके पास जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे इसी स्लाइड्स में डिस्कस हो जाएं। अगर मैं रेडिएशंस को कंडक्शन और कन्वेक्शन के साथ अटैच करती और उसी लेक्चर में आपको डिलीवर कर देती तो आपको रेडिएशन समझ में ना आता। सो रेडिएशंस को अलहदा टॉपिक इसलिए ही मैंने किया ताकि आपसे डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन जो है वो रेडिएशन से अकॉर्डिंग डिस्कस कर दिए जाएं, ठीक है। और इसमें बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो आपसे डिस्कस करनी है। जस्ट आपने एक पेज को नहीं देखना कि आपकी बुक का एक पेज है तो आपने इसमें से कुछ तैयार नहीं करना है, इसमें बहुत कुछ है तैयार करने के लिए। तो इसमें आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे रेडिएशंस, यानी रेडिएशंस की डेफिनेशंस और साथ में हमने टाइप्स डिस्कस करनी है। इसके अलावा इफ़ेक्ट्स ऑफ द रेडिएशंस हमने डिस्कस करने, इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशंस हमने डिस्कस करने। तो अपनी बुक का पेज नंबर 201 ओपन करें हैं। रेडिएशंस के हवाले से आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। 9.4 आर्टिकल है आपकी बुक का, 201 पेज, ठीक है, रेडिएशन का। तो सबसे पहले रेडिएशन की हमने क्या करनी है, डेफिनेशन डिस्कस करनी है। रेडिएशन इज़ द एनर्जी दैट कम फ्रॉम अ सोर्स एंड ट्रेवल थ्रू स्पेस एंड मे बी एबल टू पेनिट्रेट वेरियस मटेरियल्स। अब वो सोर्स कौन सा है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, रेडिएशन इज़ एनर्जी दैट कम्स फ्रॉम अ सोर्स। सोर्स यहाँ पे है सन, सूरज, कि सूरज से आने वाली जो शुआएँ होती हैं ना, जिनको हम रेडिएशंस बोलते हैं, बेसिकली सूरज से आने वाली जो शुआएँ होती हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं, ठीक है। सूरज जो है ये एक मेन सोर्स है, एक मेन ज़रिया है रेडिएशंस को आगे भेजने का। कहाँ पर भेजने का, ज़मीन पर भेजने का। और सूरज से आने वाली जो शुआएँ होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, ठीक है। तो यहाँ से अब आपसे एक लाइन डिस्कस कर लेते हैं, पहले उसके बाद फिर मैं आपको डिटेल में बताऊँगी। यहाँ लिखा हुआ है रेडिएशन इज़ द एनर्जी। रेडिएशन एक एनर्जी है दैट कम्स, जो कि आती है फ्रॉम अ सोर्स, जो कि एक ज़रिए से आती है। वो सोर्स कौन सा है, सन, एंड ट्रैवल, और सफ़र करती है थ्रू स्पेस, स्पेस से आती हुई सफ़र करती है, एंड मे बी एबल टू पेनिट्रेट वेरियस मटेरियल्स। मतलब ये कि सन जो है, सूरज से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो हैं वो आती हैं, एटमॉस्फेयर यानी स्पेस में से गुजरती हैं। स्पेस से गुजरने के बाद ओजोन लेयर से गुजरती हैं, वहाँ से गुजरने के बाद जो बच जाती हैं, यानी कि जो हार्मफुल होती हैं वो तो ओजोन में जज्ब हो जाती हैं, एब्जॉर्ब हो जाती हैं। जो कुछ रह जाती हैं वो ज़मीन पर आती हैं और ज़मीन पर जितने भी मटेरियल्स हैं उनमें पेनिट्रेट कर जाती हैं। दैट आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। इनका अदर नेम जो है वो है रेडिएशन, ठीक है। द काइंड्स ऑफ रेडिएशंस आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हम इनको किस लिए बोलते हैं, लाइट की वजह से बोलते हैं, ठीक है। एंड पार्टिकुलेट मैस गिवन ऑफ विद द एनर्जी ऑफ मोशन, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है लाइट जो है ये एनर्जी पोजेस करती है, इसमें भी एनर्जी, लाइट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी एज लाइक द हीट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ऐसी रेडिएशंस होती हैं जो सन से आती हैं, स्पेस में से गुजरती हैं, खला में से गुजरती हैं, ज़मीन के मुख्तलिफ मटेरियल्स पर, यानी हमारे बहुत से मटेरियल्स में पेनिट्रेट कर जाती है, उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, ठीक है। गैमा रेडिएशन एंड एक्स-रे रेडिएशन आर द एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की डेफिनेशन भी बता दी है, कौन कौन सी रेडिएशन है। एक तो है गैमा रेज और एक है एक्स रेज। अब इन जो रेडिएशंस हम यहाँ पे जो नाम आपको बता रही हूँ मैं, उनको हमने विद इन डिटेल डिस्कस करना है, ठीक है।
सबसे पहले तो आपके पास डेफिनेशन दोबारा से आ गई है, व्हाट इज़ रेडिएशन। ठीक है, रेडिएशन इज़ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वेव्स आर मूविंग सब एटॉमिक पार्टिकल्स। एटॉमिक पार्टिकल्स हमारे पास तीन तरह के होते हैं, एक होता है प्रोटॉन, एक होती है इलेक्ट्रॉन और दूसरा है न्यूट्रॉन। ठीक है, लेकिन सब एटॉमिक पार्टिकल्स की जब हम बात करते हैं वो हमारे पास 100 की तादाद में आ जाते हैं। ठीक है, अब इसका मतलब है कि रेडिएशन जो है बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज़ है जो कि सन से आती हैं और दूसरे मटेरियल्स हमारी ज़मीन के जो जितने भी मटेरियल्स हैं उनमें पेनिट्रेट कर जाती हैं और फिर उनको नुकसान पहुँचाती हैं। ठीक है, आ रेडियो न्यूक्लियाइड इज़ अ रेडिएटिव एलिमेंट मैन मेड फ्रॉम नेचर सोर्स। अब देखें, एक होती है रेडिएशन, एक होती है रेडियो न्यूक्लियर। अब रेडियो का मतलब होता है रेडिएशन, श्वा, न्यूक्लियाइड न्यूक्लियस, यानी इंसान जो है जैसे यूरेनियम है, इंसान जो है ज़मीन से यूरेनियम निकालता है। बेसिकली ह्यूमन जो है ज़मीन को, माहौल को ख़राब करने में भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ अहम किरदार अदा करती है। अब इंसान जो ज़मीन से यूरेनियम निकालता है, उसको जलाता है, उसका न्यूक्लियस बस्ट करता है, जलता है, रेडिएशंस निकलती हैं। उन रेडियंस को हम रेडियो न्यूक्लियाइड बोलते हैं जो कि न्यूक्लियस से निकल रही होती है, यूरेनियम के न्यूक्लियस से निकलती है जो कि हार्मफुल होती हैं। अब यूरेनियम जो है बेसिकली एक नेचुरल सोर्स है इन रेडियो न्यूक्लियाइड रेस को प्रोड्यूस करने का। यूरेनियम जो एक नेचुरल धात है। कॉस्मिक रेडिएशन, यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब देखिए, सन है, सन और एटमॉस्फेयर है बीच में और फिर आ जाती है अर्थ। तो सन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आती हैं, स्पेस में से ट्रैवल करती हैं और कहाँ पहुँच जाती हैं, ज़मीन पर। अब यहाँ पर कुछ नेगेटिव और पॉजिटिव शो किए जा रहे हैं साइन। पॉजिटिव का मतलब है अल्फ़ा रेज़, ठीक है, नेगेटिव का मतलब है बीटा रेज़। बीटा रेज़ में हम इलेक्ट्रॉन को डिस्कस करेंगे, अल्फ़ा रेज़ यानी कि जो पॉजिटिव है उसमें हमने प्रोटॉन को डिस्कस करना है। अल्फ़ा रेज़ में हम हीलियम लेंगे, He2 2 एटॉमिक नंबर है, 4 मास नंबर है। बीटा के केस में हम इलेक्ट्रॉन लेंगे जो कि हमारे पास यहाँ पर एटॉमिक नंबर -1 है, जबकि मास उसको 0 है। -1 और 0 में जब हम लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव साइन जो है यही शो कर रहे थे। उसके बाद है व्हाट इज़ रेडिएशन एंड इट्स टाइप। रेडिएशन जो है हमने डिस्कस कर लिया था कि सूरज जो है ये एक मेन सोर्स है। सूरज से आने वाली जो शुआ होती हैं दैट आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, और उनकी फर्दर हमने टाइप्स को क्या करना है, डिस्कस करना है। तो उसकी टाइप जो हम डिस्कस कर लेते हैं डिटेल में। The radiation one typically encounters is one of 4 types. रेडिएशंस तो हमने डिस्कस कर ली थी, उनकी टाइप्स जो है हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। फ़िलहाल यहाँ पर नाम बताए गए तो आपने जिस नाम पे फोकस करना है ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। एक होती है अल्फ़ा रेडिएशन, एक होती है बीटा रेडिएशन, एक है गामा रेडिएशन और एक है एक्स रे रेडिएशन, ठीक है। न्यूट्रॉन रेडिएशन जो है ये एक न्यूट्रल रेडिएशन होती है जो कि न्यूक्लियर पावर प्लांट से हाई एल्टीट्यूड की अमाउंट में निकलती है, इसलिए इसको हम बोलते हैं रेडियो एक्टिव सोर्स से इसको निकाला जाता है, इसको हम बोलते हैं न्यूट्रल रेडिएशन। 4 टाइप्स की रेडिएशन को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में, अल्फ़ा, बीटा, गामा एंड एक्सरे। उसके बाद आ जाती है इज़ ऑल द रेडिएशन हार्मफुल। मैंने आपसे कहा था कि जो टॉपिक मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ उससे रिलेटेड डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस भी मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ ताकि एग्ज़ाम में आपको प्रॉब्लम ना हो। तो रेडिएशन जो है बेसिकली ये एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, तो लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से मैंने आपसे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिए कि अगर लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं भी आता तो शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से अगर आ भी जाए तो किस तरह के क्वेश्चन बन के आ सकते हैं। अब ये नहीं है कि बिल्कुल यही सवाल उठाकर एग्जामिनर दे देगा, नो, आपसे डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन मैंने इसलिए किए हैं ताकि आपको हर क्वेश्चन का आंसर पता, ठीक है। ऑलराइट, तो यहाँ पर है इज़ ऑल रेडिएशन हार्मफुल, कि तमाम रेडिएशन जो हैं वो हार्मफुल हैं, हमें नुकसान पहुँचाती हैं, हमारे लिए डेंजरस हैं, हमारे लिए क्या प्रॉब्लम काज कर रही हैं, उससे रिलेटेड आंसर ये है। सम एग्जांपल्स ऑफ रेडिएशंस इंक्लूड सनलाइट, radio waves, X-rays, heat, alpha, beta, gamma, ionizing radiation and infrared radiation, just to name a few
Not all of these type of radiations are harmful. In fact, moderation, most radiations will not possess a health risk. कुछ रेडिएशन जो होती हैं हमारी सेहत पर बहुत हार्मफुल इफ़ेक्ट काज करती हैं, हमारी जो बॉडी यानी कि जो हमारी स्किन है उसके लिए भी क्या है मज़र नहीं, मतलब बहुत नुकसानदायक हार्मफुल। और कुछ रेडिएशन जो होती है वो हार्मफुल नहीं होती, लाइक इंफ्रारेड, क्योंकि ये अब्जॉर्ब ही नहीं होती, ये तो रेडिएट हो जाती है, जो वापस चली जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। जो रेडिएशंस वापस चली जाती हैं वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाती, जो एब्जॉर्ब हो जाती है ना ज़मीन के अंदर वो हमारी हेल्थ पर इफेक्ट कर रही होती है। ठीक है, अब चाहे में एक्सरेज आ जाए, चाहे अल्फ़ा रेज आ जाए, चाहे बीटा आ जाए, गैमा, एक्सरे, ईटीसी। आपसे क्वेश्चन है, आपने पिछली स्लाइड्स में जितनी भी रेज पढ़ी, लाइक अल्फ़ा रेज है, बीटा रेज है, गैमा रेज है, न्यूट्रॉन है, एक्स रेज है, उन सब में से एक सवाल आपके सामने है ये रहा, व्हाट इज़ द वर्स्ट रेडिएशन, के सबसे हार्मफुल, सबसे बदतरीन रेडिएशन कौन सी है। तो आपके पास इन तमाम रेडिएशंस में से कौन सा मोस्ट सुइटेबल आंसर है, वो है गैमा रेज। ठीक है, Gamma rays are often considered the most dangerous type of radiation. बेसिकली जो gamma rays है ये एक हार्मफुल, एक डेंजरस टाइप ऑफ रेडिएशन है। ठीक है, जो कि हमारी स्किन पर, हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल हार्मफुल है, डेंजरस है, जिससे बहुत सी डिजीज़ काज हो जाती हैं। ये उन रेडिएशंस के निस्बत बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, जैसे कि अल्फ़ा रेज, बीटा रेज, ये तमाम की तमाम जो है ना चार्ज पार्टिकल्स हैं। ठीक है, और इनसे ज़्यादा ख़तरनाक कौन सी रेज है, वो है गैमा। तो गैमा रेज जो है बेसिकली ये हार्मफुल है। ठीक है, हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम्स काज करती है, हमारी हेल्थ के लिए बहुत ये समझ लें कि अनयूज़फुल है। ठीक है, तो अल्फ़ा रेज, बीटा रेज ये इतनी हार्मफुल नहीं है जितनी गैमा रेज है। क्यों? क्योंकि गैमा रेज की जो पेनिट्रेशन पावर है ना वो बहुत ज़्यादा है। गैमा रेज जो है बहुत ज़्यादा पेनिट्रेट करती है एज़ कम्पेयर टू अल्फ़ा रेज, बीटा रेज। आयोनाइजेशन अगर देखी जाती है अल्फ़ा की सबसे ज़्यादा है, लेकिन पेनिट्रेशन पावर अल्फ़ा की कम है एज़ कम्पेयर टू गैमा रेज। गैमा रेज की पेनिट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब है कि गैमा रेज जो है ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में और बहुत जल्दी किसी बॉडी में पेनिट्रेट कर जाती है, ज़्यादा अमाउंट में। इन तमाम की जो स्ट्रक्चर है वो आगे हम नेक्स्ट स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे फर्दर। बस यहाँ पे आपको थोड़ा सा इसका थीम देना था, बहुत थोड़ा सा ओवरव्यू देना था कि गैमा रेज जो होती है ना ये अल्फ़ा रेज और बीटा पार्टिकल्स की निस्बत बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है, हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम काज करती हैं, और ये हार्मफुल होती है हमारी स्किन के लिए, हमारी बॉडी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आपके पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वन, द कैन रेडिएशन किल यू इमीडिएटली, कि कोई भी रेडिएशन जो है वो आपको फौरी तौर पर कत्ल कर सकती है, आपको मार सकती है, उसका सवाल यहाँ पर है। सो लॉन्ग टर्म जो ज़्यादा रहने वाली रेडिएशन होगी, टू लो डोजेज ऑफ रेडिएशन इंक्रीज द odds ऑफ गेटिंग कैंसर। जो ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए जो रेडिएशंस होती हैं ना वो क्या करती हैं, वो कैंसर काज करती हैं। ठीक हो गया। और वाइल अ सिंगल हाई डोज विल क्विकली काज इमीडिएट डैमेज टू सेल्स एंड टिश्यूज़। और सिंगल हाई डोज का मतलब है कि बिल्कुल ये समझिए सिंगल वेवलेंथ में जो होती है बहुत क्विकली हमारी इंटरनल ऑर्गन यानी जो हमारे इंटरनल सेल्स हैं उन पर इमीडिएटली इफ़ेक्ट करती है। ठीक है, इफ़ेक्ट करने के बाद उनको डिस्ट्रॉय कर दिया, उनको डैमेज कर देती है, जिसकी वजह से हम देखते हैं एपोप्टोसिस है या नेक्रोसिस है, ये दोनों ऐसी बीमारी होती है। अब अगर हम बात करें ना नेक्रोसिस की और एपोप्टोसिस की, नेक्रोसिस जो होती है ना ये एक्सीडेंटल डेथ की वजह से होती है, और जो एपोप्टोसिस है, नेक्रोसिस जो होती है एक्सीडेंटल डेथ होती है, जबकि एपोप्टोसिस जो है ये यानी कि सेल की एक सेल की डेथ होने की वजह से दूसरे सेल डैमेज हो जाते हैं। ये सारी मतलब ये अब बेसिकली रेडिएशन का इन सेल से क्या फ़र्क है कि रेडिएशन, अब देखिए गैमा रेज जो हमारी बॉडी में इंटर होती है इसकी पेनिट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा होती है। पेनिट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा, इसका मतलब है कि ये हमारे अंदर के जो सेल्स हैं, जो हमारे टिश्यूज़ हैं, उनको डैमेज करेगी, वाफिर मकदार में क्विकली डैमेज करेगी, इमीडिएटली डैमेज करेगी और ट्यूमर काज करेगी। ट्यूमर जो है इसकी डेफिनेशन ये है अनडिवाइडेड सेल्स, यानी
सेल का बेशुमार हिस्सों में तकसीम हो जाना, छोटे से छोटे हिस्सों में तकसीम हो जाना, दिस इज़ कॉल्ड द ट्यूमर सेल्स। और रेडिएशन थेरेपी जो है, जैसे कि रेडियो एक्टिव, अगर हम रेडियो थेरेपी की बात करते हैं, कीमोथेरेपी की, तो रेडियो थेरेपी में आपने देखा होगा कि रेडिएशन जो हैं वो जैसे ही ह्यूमन बॉडी के अंदर पेनिट्रेट करती हैं, तो आपने अक्सर देखा होगा जो कैंसर के जो मरीज़ होते हैं, जो कैंसर में मुब्तला होते हैं, जब उनमें ये रेडियो थेरेपी यानी कि जब रेडिएशन के ज़रिए जब उनका इलाज किया जाता है उनके कैंसर को ठीक करने के लिए, तो क्या होता है कि या तो उनकी आईब्रोज वगैरह ख़त्म हो जाती हैं या उनके बाल झड़ जाते हैं, ठीक है। इस तरह की सिचुएशन काज होती है। क्यों? क्योंकि रेडियोथेरेपी यानी रेडिएशंस के ज़रिए जो ट्रीटमेंट किया जाता है वो बहुत हार्मफुल होता है, वो हमारी बॉडी के लिए मज़र सेहत नहीं होता, मतलब हमें बहुत से नुकसान पहुँचाता है, ठीक है। इसलिए तो कहते हैं कि रेडिएशंस से जो ट्रीटमेंट किया जाता है, या तो सेल्स डैमेज हो जाते हैं, टिश्यू डैमेज हो जाते हैं, या इसके अलावा बहुत से ऐसे सिचुएशंस काज हो जाती हैं जिसकी वजह से जो है ह्यूमन बॉडी जो है वो डैमेज होने का ख़तरा हो जाता है। यानी कि सेल्स जो है वो अंदर ही पहले तो डिवाइड होते हैं वाफिर मिकदार में, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अब आपके पास जो है वो रेडिएशंस कुछ आ जाती हैं। देखें, एक सोर्स है जिसको हम रेडियो एक्टिव सोर्स बोलते हैं, वहाँ से कुछ रेडिएशंस निकल रही हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखें राइट साइड पर नेगेटिव का निशान आपने अपने माइंड में रखना है, या आप अपनी नोटबुक पे अगर आप नीट कर रहे हैं तो इसी तरह की ये डायग्राम बनाएं, ठीक है। रेडियो एक्टिव सोर्स बनाएं और अपनी पेज की राइट साइड पे थोड़ा सा, यानी कि जो सीधी लाइन जा रही है ना गैमा रेज़ की सीधी लाइन के बिल्कुल राइट साइड पे थोड़ा सा नेगेटिव का निशान लगाएं, और गैमा रेज़ की जो सीधी लाइन है इसके बाएं साइड पे पॉजिटिव का निशान लगाएं। ये दोनों साइन मैं आपको बताती हूँ क्या शो कर रहे होते हैं। अब देखें, नेगेटिव जहाँ पे आपने निशान शो किया है, हमेशा पॉजिटिव चीज़ ही नेगेटिव की तरफ जाती है, नेगेटिव की तरफ जाके वो अपने आप को अट्रैक्ट करवाती है, और नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव की तरफ जाता है, वहाँ पर अट्रैक्शन शो करता है। क्यों? क्योंकि सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, डिफरेंट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब आपने राइट साइड पर जहाँ पर नेगेटिव का निशान लगाया था वहाँ पर अल्फ़ा रेज जाएंगी, क्योंकि अल्फ़ा पार्टिकल्स बेसिकली ये पॉजिटिव होती हैं और पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट करेंगी। इसी तरह से अगर हम बीटा पार्टिकल की बात करते हैं, इसमें हम इलेक्ट्रॉन को डिस्कस करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज तो नेगेटिव है, इसका मतलब ये कि नेगेटिव के पास ही जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ जाएगा। तो आपने बाएँ साइड पर जहाँ पॉजिटिव का निशान लगाया था वहाँ पर कौन सी रेज जाएंगी? बीटा रेज। और ऐसी रेज़ जिस पर जो बिल्कुल न्यूट्रल है, जिन पर चार्जेस का कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, वो सीधी चली जाएंगी, उनको हम बोलते हैं गैमा रेज़, ठीक है। अब हम इनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि अल्फ़ा रेज़, बीटा रेज़, गैमा रेज़, इनकी प्रॉपर्टीज़ को हमने क्या करना है? डिस्कस करना है। तो अल्फ़ा पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्कस करेंगे। दे आर नॉट एज पेनिट्रेटिंग एज बीटा पार्टिकल्स। अब देखें, पेनिट्रेशन पावर का अपने एक ऑर्डर बनाना है, वो कैसे? अल्फ़ा पार्टिकल्स की पेनिट्रेशन पावर कम होती है बीटा पार्टिकल्स की निस्बत। अगर हम अल्फ़ा पार्टिकल्स और बीटा पार्टिकल्स का आपस में कंपैरिजन करते हैं ना, तो अल्फ़ा पार्टिकल्स की जो पेनिट्रेशन पावर है वो बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू बीटा पार्टिकल्स। बीटा पार्टिकल्स की पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा है अल्फ़ा पार्टिकल्स की निस्बत, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट नोट डाउन करें कि अल्फ़ा पार्टिकल्स की आयोनाइजेशन पावर बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बीटा पार्टिकल्स। बीटा पार्टिकल्स की जो आयोनाइजेशन पावर है वो अल्फ़ा पार्टिकल्स की निस्बत कम है। ये दोनों पॉइंट अपनी बुक पे नोट डाउन करें। उसके बाद है ऊपर फर्स्ट वाली लाइन देखें, दे अल्फ़ा पार्टिकल्स आर नॉट एज पेनिट्रेटिंग एज बीटा पार्टिकल्स बट दे आर वेरी आयोनाइज। ये ऑर्डर आपको समझ में आ गया कि आयोनाइजेशन पावर को अगर हम डिस्कस करते हैं अल्फ़ा और बीटा के कंपैरिजन में, तो अल्फ़ा की आयोनाइजेशन पावर ज़्यादा है और इसकी पेनिट्रेशन पावर कम है, जबकि बीटा की आयोनाइजेशन पावर कम है और पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा है। जब हम इन दोनों रेडिएशन का आपस में कंपैरिजन करते हैं, यानी कि अल्फ़ा का और बीटा का। उसके बाद है दे आर
8,000 टाइम्स हैवियर देन बीटा पार्टिकल्स। अल्फ़ा पार्टिकल्स जो होते हैं ना ये 8,000 टाइम्स हैवियर होते हैं बीटा की निस्बत, और बीटा इनकी निस्बत क्या होता है, थोड़ा सा कम होता है। They can easily remove electron from atoms when they collide with due to their large to relative charge। अब देखें कैटाइन और एनाइन का हमने केस पढ़ा था। जो एलिमेंट यानी जो एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है यानी लेता है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। अब अल्फ़ा पार्टिकल जो हैं ये इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं जिनकी वजह से इन पर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो चार्ज नंबर इनका अगर हम देखें +2 है, इसका मतलब यहाँ पर हीलियम कंसिस्ट हो रही है, हीलियम एग्जिस्ट कर रही है। He2 चार्ज नंबर और 4 मास नंबर। तो चार्ज नंबर को हम इन रेडिएशंस में डिस्कस कर रहे होते हैं, ठीक है। दे हैव शॉर्ट रेंज इन एयर फ्यू सेंटीमीटर्स के अल्फ़ा पार्टिकल्स जो होती हैं इनकी जो रेंज होती है वो बहुत कम होती है एज़ कम्पेयर टू बीटा पार्टिकल्स, और बीटा पार्टिकल्स की रेंज कम होती है एज़ कम्पेयर टू गैमा रेज। उसके बाद आ जाती है बीटा पार्टिकल्स की करेक्टरिस्टिक है। बीटा पार्टिकल्स को हमने किस तरह कैरेक्टराइज करना है उसकी हम खसूसियात पढ़ लेते हैं। द बीटा पार्टिकल्स डिनोटेड बाय बीटा इज़ डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट। मैंने आपसे कहा था कि अगर नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो वो पॉजिटिव की तरफ जाएगा, पॉजिटिव अगर किसी पे चार्ज है तो नेगेटिव की तरफ जाएगा। इस तरह से आपको कन्फ्यूजन आपकी दूर होगी। अब देखें बीटा पार्टिकल्स में हम इलेक्ट्रॉन को डिस्कस कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन देखें, इसका जो इलेक्ट्रॉन है उसका मास बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन आप देखें ये ऊपर की तरफ जा रहा है। येलो लाइन आप देखें राइट साइड पर जो आपको शो किया गया है वहाँ पर रेड लाइन से ऊपर येलो लाइन आप देखें शो हो रही है। एक तो है ब्लैक सा, वो है रेडियो एक्टिव सोर्स, वहाँ से रेडिएशंस निकली हैं 3, बीटा जो ऊपर चली गई, गैमा जो सीधी चली गई, अल्फ़ा जो नीचे आ गई। अल्फ़ा का मतलब है कि पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। बीटा का मतलब है नेगेटिव यानी इलेक्ट्रॉन, और अल्फ़ा का मतलब पॉजिटिव यानी प्रोटॉन। प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन की निस्बत ज़्यादा होता है इसलिए वो उसने नीचे की तरफ डिफ्लेक्शन शो की है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज प्रोटॉन की निस्बत कम होता है, मतलब ये कि उसका मास कम है तो वो ऊपर चला गया है। तो बीटा में हम इलेक्ट्रॉन को डिस्कस कर रहे हैं इसलिए इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ जाएगा यानी पॉजिटिव प्लेट की तरफ अपने आप को अट्रैक्ट करवाएगा, और अल्फ़ा के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है इसलिए पॉजिटिव चार्ज नीचे नेगेटिव वाली प्लेट की तरफ आएगा, अपने आप को अट्रैक्शन शो करवाएगा। अब देखें इट इज़ आल्सो डिफ्लेक्टेड मोर देन अल्फ़ा पार्टिकल। अब देखिए जो इलेक्ट्रॉन है उसने ज़्यादा डिफ्लेक्शन शो किया, वो ऊपर चला गया, जबकि जो प्रोटॉन है उसने कम डिफ्लेक्शन शो किया, वो नीचे आया। दिस इंडिकेट दैट नेगेटिव चार्ज एंड हैज़ मच स्मॉलर मास देन अल्फ़ा पार्टिकल। नेगेटिव यानी इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम था जिसकी वजह से वो ऊपर चला गया। प्रोटॉन का मास बहुत ज़्यादा था जो वो ऊपर ही नहीं गया, वो तो नीचे आके गिर गया। यानी कि जिस चीज़ का मास सबसे ज़्यादा होता है ना वो हमेशा नीचे गिरती है, जिसका मास कम होता है वो हमेशा ऊपर उठती है। उसके बाद हम बात करते हैं गैमा रेडिएशन की। डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं गैमा रेस की। गैमा रेस को हम बेसिकली न्यूक्लियर रेडिएशन बोलते हैं जो कि न्यूक्लियस से निकाली गई जाती हैं, कंपोज्ड ऑफ प्योर एनर्जी। गैमा रेडिएशंस में प्योर एनर्जी होती है। गैमा रेडिएशन इज़ द मोस्ट पावरफुल। ऑब्जेक्टिव आ जाती है कि मोस्ट पावरफुल रेडिएशन कौन सी है, आपने किसको टिक करना है, गैमा रेस को। उसके बाद है गैमा रेडिएशन मस्ट बी स्टॉप बाय लेड आर थिक कंक्रीट। आप देखें कि जो पेनिट्रेशन पावर इसकी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन इसको हम कैसे स्टॉप करवा सकते हैं, या तो आपने लेड लेना है, ठीक है, या आपने थिक कंक्रीट का कोई ऐसा मटेरियल लेना है जिसकी वजह से आप इसकी पेनिट्रेशन पावर को रोक सकें। अब बात करते हैं आयनाइजिंग रेडिएशन की कि कौन सी रेडिएशन ज़्यादा आयनाइजेशन शो करती है। अब इसका ऑर्डर आप अपने माइंड में रखें। अल्फ़ा रेडिएशन आयनाइजेशन ज़्यादा शो करती हैं, बीटा कम करती हैं, और गैमा उससे भी कम करती हैं। पेनिट्रेशन पावर का ऑर्डर देख लें कि अल्फ़ा रेज जो है वो पेनिट्रेशन कम करेंगी, बीटा ज़्यादा करती हैं, और गैमा उससे भी ज़्यादा करती हैं। अच्छा, डेफिनेशन देख लेते हैं आयोनाइजिंग रेडिएशन की। रेडिएशन इट इज़ अ टाइप ऑफ रेडिएशन दैट इज़ एबल टू डिसरप्ट एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑन विच दे पास थ्रू द गिविंग राइज टू आयंस एंड फ्री रेडिकल्स।
यही होता है ना, ऐसी रेडिएशंस होती हैं जो आयनाइज हो जाती हैं, जो इजीली पास हो जाती हैं। सोर्सेज देख लेते हैं। एक्स रेज रेडियो एक्टिव मटेरियल प्रोड्यूस अल्फा रेज, बीटा रेज एंड गामा रेडिएशन। कॉस्मिक रेज फ्रॉम द सन एंड स्पेस। कॉस्मिक रेज बेसिकली ये एक रेडिएशंस तो हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हम इनको बोलते हैं। कॉस्मिक रेज का अगर आपसे दूसरा नाम पूछा जाए तो आप क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी कि रेडिएशन। तो कॉस्मिक रेज जो हैं वो सन से आती हैं, स्पेस में ट्रैवल कर रही होती हैं, ठीक है। इसी तरीके से जो रेडिएटिव मटेरियल है वहाँ से 3 तरह की रेज निकलती हैं, अल्फ़ा, बीटा और गैमा। ये आपके पास पेनिट्रेशन पावर है। अब देखें यहाँ से अल्फ़ा रेज का पेपर तक का डिस्टेंस देखें कम है एज़ कम्पेयर टू बीटा रेज का ह्यूमन बॉडी के मसल तक। इसका मतलब है कि बीटा रेज ने अल्फ़ा रेज से ज़्यादा सफ़र तय किया है, यानी बीटा रेज की अल्फ़ा रेज की निस्बत पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा है। लेकिन जब गैमा रेज पर आए तो गैमा रेज जो है ये ह्यूमन बॉडी से भी क्रॉस कर अगर लेड पर जाकर स्टॉप हुई है, जो हमने कहा था ना कि गैमा रेज को हम कैसे स्टॉप कर सकते हैं, लेड से या थिक कंक्रीट से। तो देखें गैमा रेज जो वो ह्यूमन बॉडी से निकल गई है, जबकि बीटा रेज ह्यूमन बॉडी पर आकर स्टॉप हो गई है, और अल्फ़ा रेज जो थी वो पेपर पर आकर स्टॉप हो गई। इसका मतलब है कि पेनिट्रेशन पावर गैमा रेज की सबसे ज़्यादा है, फिर बीटा रेज की गैमा रेज से कम है, और अल्फ़ा रेज की सबसे कम है। तो अगर आपके पास 2 MCQs आपसे आ सकते हैं कि पेनिट्रेशन पावर सबसे कम किसकी है? अल्फ़ा रेज। पेनिट्रेशन पावर सबसे ज़्यादा किसकी है? आपने बताना है गैमा रेज। इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि आयनाइजेशन पावर किसकी कम है? तो आपने बताना है गैमा रेज की। आपसे पूछा जाए कि आयनाइजेशन पावर सबसे ज़्यादा किसकी है? तो आपने बताना है अल्फ़ा रेज की, ठीक है। न्यूट्रॉन के हम डिस्कस कर लेते हैं। न्यूट्रॉन रेडिएशन इज़ अ टाइप ऑफ आयनाइजिंग रेडिएशन विच कंसिस्ट ऑफ फ्री न्यूट्रॉन्स, ठीक है। एज न्यूट्रॉन हैव नो चार्ज, हमें पता है कि न्यूट्रॉन जो बेसिकली न्यूट्रल है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है। दे आर नॉट डायरेक्टली आयनाइजिंग, और उसको डायरेक्टली आयनाइज भी नहीं किया जाता, बिकॉज न्यूट्रॉन्स हैव नो चार्ज, दे आर मोर पेनिट्रेटिंग दैन अल्फ़ा रेडिएशंस और बीटा रेडिएशंस, ठीक है, एंड सम केसेस गैमा। पेनिट्रेशन पावर को अगर हम न्यूट्रॉन के लिहाज से डिस्कस करते हैं, ठीक है, तो गैमा रेज से भी ज़्यादा न्यूट्रॉन की होती है। यहाँ पर आपके पास बिलियन में एटॉमिक नंबर 4 है, मैथ नंबर 13 है। देखिए अब आपने न्यूट्रॉन को देखें, इसका मैथ नंबर भी यहाँ पे और 4 यानी कि बिल्कुल न्यूट्रल शो हो रहा है। इसका जो चार्ज नंबर है वो 0 है न्यूट्रॉन का, ठीक है, जबकि इसका मैथ नंबर 1 है। तो चार्ज नंबर 0 इसका मतलब है कि न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रॉन इज़ न्यूट्रल। न्यूट्रॉन रेडिएशन काज द एटॉमिक मास टू फॉल बाय 1। ये न्यूट्रॉन हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद हम बात करते हैं एब्जॉर्प्शन की। आपकी स्लाइड में मैंने आपसे बताया था, आपसे डिस्कस किया था कि हमने एब्जॉर्प्शन और एमिशन रेडिएशन को डिस्कस करना है कि एब्जॉर्प्शन किस कलर की बेस पे होती है, ठीक है, और एमिशन किस कलर के बेस पे होती है। तो यहाँ पे आप देख लें एब्जॉर्प्शन एंड कलर। वाई इज़ अ ब्लैक कलर होटर देन अ वाइट। अब एक क्वेश्चन आपके पास है कि वाई इज़ अ ब्लैक कार होटर देन अ वाइट कार इन द समर, कि समर में ब्लैक कार जो है वो गर्म क्यों होती है वाइट कार की निस्बत। तो आपके पास ये आंसर आपके पास आ गया, लिस्ट में देख लें। रिमेंबर लाइट इज़ एनर्जी, हीट इज़ अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, अ वाइट कार रिफ्लेक्ट ऑल वेवलेंथ्स ऑफ लाइट। क्योंकि जो वाइट कलर होता है ना वो रेडिएशंस को रिफ्लेक्ट करता है, इसीलिए जो वाइट कार होती है गर्मियों में ठंडी होती है, जबकि जो ब्लैक कार होती है ये गर्मियों में इसलिए गर्म होती है क्योंकि ये रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करती है। तमाम के तमाम वेवलेंथ के जितने भी कलर्स होते हैं उन सबको एब्जॉर्ब करता है ब्लैक कलर, इसलिए एब्जॉर्प्शन जो ब्लैक कलर में सबसे ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू वाइट। अब देख लें यहाँ पर आपके मैंने डायग्राम भी आपको दिखा दिया। ब्लैक कलर का यहाँ पे ब्लॉक है जिस पे लिखा हुआ है ब्लैक ऑब्जेक्ट। अब देखिए रेड कलर है, ऑरेंज है, येलो है, ग्रीन है, ठीक है, इसी तरीके से ब्लू कलर है, वॉयलेट कलर है, तमाम की तमाम वेवलेंथ्स की रेडिएशंस आ रही हैं और देखें ये बिल्कुल आकर एब्जॉर्ब हो रही हैं ब्लैक कलर में, मतलब ब्लैक कलर में से निकल के आगे नहीं जा रही, वहीं पर आकर एब्जॉर्ब हो गए। इसका मतलब है कि ब्लैक कलर जो है ये एब्जॉर्ब करता है कलर को। इसी तरीके से आप वाइट कलर देखें, रेड, ग्रीन और ब्लू कलर आया, वाइट से टकरा कर आगे चला गया। इसका मतलब है कि वाइट कलर में एब्जॉर्प्शन नहीं होती, वाइट कलर इमिशन शो करते हैं, इसकी वजह से वाइट कलर जो होता है वो ठंडा होता है। ब्लैक कलर जो है तमाम वेवलेंथ्स को एब्जॉर्ब कर लेता है जिसकी वजह से गर्म होता है।
कलर डिफरेंस दिखा दिए। देखिए साइड पे ब्लैक है और लेफ़्ट साइड पे ब्लैक कलर है, राइट साइड पे वाइट कलर का पेज रखा हुआ है। अब देखिए दोनों तरफ से रेडिएशंस आ रही हैं, ब्लैक में से वापस नहीं गुजर रही, वहीं पर आकर अब्जॉर्ब हो गई, जबकि वाइट में से दोबारा पास हो रही है। इसका मतलब है कि रिफ्लेक्शन कहाँ कौन से कलर में होगी, वाइट में, और इमिशन कौन सा कलर करेगा, वाइट कलर करेगा, एब्जॉर्प्शन कौन सा कलर करेगा, ब्लैक कलर करेगा। ब्लैक में तमाम वेवलेंथ्स जो हैं वो अब्जॉर्ब हो जाती हैं। तो यहाँ तक के जो थे आपके टॉपिक्स मैंने आपसे डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। अब देखिए मैंने आपसे जो है यानी कि एब्जॉर्प्शन भी आपसे डिस्कस कर लिया, ठीक है। रेडिएशंस, देखिए अब आपकी बुक पे सिर्फ एक पेज है, लेकिन मैंने आपसे रेडिएशंस के हवाले से डिफरेंट क्वेश्चंस भी आपको समझाए हैं। रेडिएशन बेसिकली लॉन्ग क्वेश्चन है, जिस वजह से मैंने आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन भी आपके सामने रख दिया। अगर लॉन्ग क्वेश्चन में ये नहीं आता, हतमी नहीं है कि लॉन्ग क्वेश्चन ही आएगा, नहीं, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता। देखिए तो शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से तो आपको तैयार हो गया है कि अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए तब भी आपको आसानी से टाइम पहुँच जाएगा, लॉन्ग क्वेश्चन का तब भी आपको आसानी से टाइम पहुँच जाएगा। इसके लिहाज से आपके 9th चैप्टर जो वो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया है। आप की बुक का जो पेज है 205 वो बेसिकली रेडिएशंस के हवाले से ही है, कुछ इतना ख़ास नहीं है, ना लॉन्ग क्वेश्चन के ना शॉर्ट क्वेश्चन लिहाज से। इसकी बस जो है रेडिएशंस के कुछ ऐसी एप्लीकेशंस हैं, देख लें आप। और लॉ ऑफ जो हीट रेडिएशंस होती हैं बेसिकली ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को शो करती है। रिफ्लेक्शन हमने पढ़ लिया कि वाइट कलर जो होता है रिफ्लेक्शन शो करता है, एब्जॉर्प्शन जो ब्लैक कलर शो करता है, ठीक है। तो यहाँ तक का था। और एक आपके पास ऑब्जेक्टिव है, मैं आपको बता देती। देखिए यहाँ पर पेज नंबर 203 है और यहाँ पर ब्लू कलर का एक ब्लॉक है जहाँ पे लिखा हुआ है सरफेसेस, डल ब्लैक सरफेस, कलर्ड सरफेस, वाइट सरफेसेस, शाइनिंग सिल्वर सरफेस, इमीटर, एब्जॉर्बर, रिफ्लेक्टर। ये तमाम ऑब्जेक्टिव में आती है, ये सारी आपने याद रखनी है। मैंने आपसे सारी जो है विद इन डिटेल डिस्कस कर लिया टॉपिक, ठीक है। और आपका जो चैप्टर नंबर 9 है वो अल्हम्दुलिल्लाह हाफ़ कंप्लीट हो गया है और हाफ़ जो नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। तो आई एम श्योर कि आपको मैंने सारा डिटेल में बताया और सब कुछ समझा दिया। अब आप जब आप बुक से रीड करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह आपको तैयार हो जाएगा। तो हमारे लेक्चर यहीं तक है, ठीक है।